परवीन सुहाने को दुनिया दीवाना कहती थी, लेकिन वो जो कहते हैं वो सच होता है। जो गढ़ा हमने पाकिस्तान के लिए खोदा था, आज हम उसमें खुद ही गिरने जा रहे हैं। भारतीय दिफाई तज्जियाकार शीतल सिंह ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। परवीन सुहाने एक मर्तबा फिर छा गया भारतीय मीडिया में कोहराम। आप लगातार इस चैनल पर ईरान जंग से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स देख रहे हैं। हम ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका हमारे खित्ते पर, यानी जो हमारी रीजनल लोकेशन है, उस पर क्या असर पड़ेगा। इसमें लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अगर राजनयिक तौर पे देखा जाए, डिप्लोमेटिकली, तो शायद उसका ऐतिहासिक दौर चल रहा है जहाँ पूरे तरीके से विश्व शांति का केंद्र बन गया है पाकिस्तान। एक ऐसा देश जिसको हम पूरी दुनिया में आतंकवाद के मुद्दे पर साइड लाइन करना चाहते थे, हाशिए पर फेंकना चाहते थे। हमने बड़ी मेहनत की इसको लेकर। ये पूरा वाकया, इसको 1 साल गुजर चुका है पहलगाम से शुरू होकर, और फिर ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद अब ये लम्हा आया है। इसी बीच नरेंद्र मोदी जी, जिसने, मैं कहूँगी, जिनके दौर में ही एक ऐतिहासिक गलती, अगर वो मानेंगे कभी, तो ये हुई कि वो इजराइल चले गए। तो अब इस पूरे मामले पर अगर वाकई पाकिस्तान ये सुलह करा पाता है, ये सीज फायर हो पाती है, तो उसका जो पूरी दुनिया में है स्टेटस वो क्या होगा। और भारत, जो उससे कई गुना, 5-6 गुना बड़ा देश है, बड़ी इकोनॉमी है, तो क्या इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में जो ईरान जंग की वजह से जिस तरह से डिफाइन हो रहा है पूरी दुनिया की जो तरतीब है, उसमें अपनी जगह हम कहाँ देखते हैं? क्या पाकिस्तान के बरक्स हमें अपनी जगह देखनी चाहिए या बाकी पूरी दुनिया के बरक्स देखनी चाहिए? तो ये बताइए शीतल जी कि इस पूरी ईरान जंग पे मैं आपको लेकर आती हूँ। पिछले 50-60 दिनों में जो भी कुछ हुआ, इसका जो भी एक आखिर में रिजल्ट, तो देखिए युद्ध कितना भी लंबा हो, वो आखिर में तो शांति पे ही खत्म होता है। इस पूरे युद्ध को और युद्ध के कवरेज को भारत में टीवी, यूट्यूब के स्पेस में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत में कोई भी बात हो, हमारा जो सामाजिक विमर्श लेड बाय हमारे मीडिया के जो हो गया है, वो मुसलमान और पाकिस्तान पर केंद्रित होता है। क्योंकि हमने एक परमानेंट विलेन बना लिया है आज के समाज को में राजनीति करने के लिए, और जो कि राजनीति इंजन होती है, तो फिर वो सारी चीज़ों को या तो नष्ट करती है या उसको आगे ले जाती है। तो ये हमने एक फैसला कर लिया है, हम इस पे चल रहे हैं काफ़ी दिनों से। अब हम जैसे बहुत सारे आलोचक उसको कहते हैं कि हम एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट करेंगे और अराजकता में डूब जाएंगे। जो उसके समर्थक हैं उनको लगता है कि नहीं, यही रास्ता है और इसी से वो तरक्की करेंगे। हमें तो नहीं लगता कि हम जहाँ और जिस राह पे चल रहे हैं, जो पाकिस्तान बैशिंग और मुसलमान को टारगेट करने का है, ये हमें कहीं लेके पहुंचेगा। लेकिन शीतल जी, यहाँ एक बात समझ में नहीं आती। फिलिस्तीन पर जब 2 साल तक नरसंहार हुआ, तो हमने देखा कि फिलिस्तीन को डिमोनाइज किया गया। उन मरते कटते लोगों पर जिस तरह का कवरेज हुआ, बहुत हैरान कर देने वाला था। न सिर्फ कि हमारी हिंदुस्तानियत, बल्कि हमारी इंसानियत पे भी सवाल पैदा करने वाला था। लेकिन ये केस ईरान के मामले में नहीं है। ईरान की तारीफ़ें हो रही हैं, ईरान के कसीदे गढ़े जा रहे हैं। ये बदलाव क्यों देख रहे हैं? अगर मुस्लिम ही फैक्टर है तो ये क्यों है ये बदलाव? शुरुआत वैसे नहीं हुई थी। शुरुआत ईरान के साथ भी वैसे ही हुई थी। उसमें हुआ यह है कि इधर उनकी नीतियों से बहुत सारे राइट विंग के बड़े बड़े नाम असहमत होना शुरू हो गए। ये यही नहीं है, दुनिया भर में हो रहा है। हंगरी में देखिए परिवर्तन हुआ, और अमेरिका में ट्रंप के मामले में उनके प्रशासन के बहुत सारे लोग, उनके समाज के बहुत सारे लोग, या मीडिया में बहुत अच्छे चेहरे हैं, सब एक तरफा उनकी फॉली को उंगली मतलब बता रहे हैं, उंगली रख के कि ये गलत है। हमारे यहाँ ये काम भी हमारे यहाँ भी शुरू हुआ है। आप जनरल बख्शी को आजकल देखें, आप उनको देखें, क्या ना, वो रंगनाथन आजकल बहुत सारी चीज़ों के बड़े भयानक आलोचक हैं। बहुत सारी चीज़ों के अभी वो समर्थक हैं। लेकिन जैसे नोटबंदी है, नोटबंदी पे अभी मुझे किसी ने वीडियो भेजा, मैं आपके यहाँ आते समय देख रहा था कार, मैं उसको 3 बार मैंने देखा कि कहीं इसमें AI वगैरह तो नहीं है। जो आर्थिक असफलताएं हैं, अब वो इतनी बड़ी हो रही हैं कि आप उनको छुपा नहीं सकते। पहले तो आपने आंकड़ों में बाजीगरी की, झूठ बोला, मीडिया से झूठ बुलवाया और बहुत सारी चीजें की। लेकिन अब वो इतने बड़े आंकड़े होते जा रहे हैं कि आप उसे अब ढक नहीं सकते। अब वो एकदम फट रहे हैं। ये ठीक है, आप उसमें कभी लेकिन क्या इसमें ईरान में खासकर, क्या ये भी एक वजह है कि हमारे यहाँ भारत में कितना भी दक्षिण पंथ हो, मुस्लिम नफरत हो,
प्रो गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा हो, लेकिन एक एंटी इंपीरियलिज्म जो स्ट्रीक है, कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद के खिलाफ भावना, क्योंकि कई सौ साल हमने उस साम्राज्यवाद को सहा है। क्या ईरान के मामले में कि एक अंडरडॉग जब इतनी बड़ी पावर की पिटाई कर रहा है, उसके ऊपर बमबारी कर रहा है और वाकई देखते देखते एक तरह से हार रहा है अमेरिका, तो क्या हम खुश हो रहे हैं और थोड़ी देर के लिए मुस्लिम नफरत भूल रहे हैं? एक सच से वो चीज़ बदली है। मैं इसको बहुत ढंग से मॉनिटर करता हूँ, सीरियसली इस पर टाइम देके करता हूँ। पहले हफ्ते सारे भारतीय दक्षिण पंथ को और दुनिया भर के दक्षिण पंथ को ये उम्मीद थी कि 3-4 दिन में ईरान की लीडरशिप को, जैसे पहले दिन आ गया खमनेई मारे गए, उनको लगा कि जब खमनेई मार दिए गए यानी अभी 1-2-3 दिन में सब पटरा हो जाएगा। मैं नाम नहीं लूंगा, सब अपने मित्र हैं, 1-2 साल ऊपर नीचे के हैं, सब बड़े बड़े उस पर रहे हैं, सब उस समय तालियां बजा रहे थे। आप देख लीजिए कि अभी 2-3 दिन में वेनेजुएला होने वाला है इसका और रिजीम चेंज होगी। उसी तरह की कल्पनाएं उनके प्रोग्राम्स में, उनके भाषणों में, उनकी सोच में, उनकी टिप्पणियों में, उनके कमेंट्स में भरी हुई थी। जब युद्ध ने पलटना शुरू किया और जब हमारे सैनिक विशेषज्ञों ने, जिसमें निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़ा रोल, मैं उन्हें फरफराती मूंछों वाला जनरल कहता हूं, उनके टिल्ट से आया। अच्छा, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हैं टीवी चैनलों में, लेकिन आप अचरज करेंगे उन्हें बहुत सारे चैनलों ने पहले 10 दिन बुलाया नहीं, क्योंकि 1-2 जगह जब उन्होंने बोल दिया कि नहीं ईरान जीतेगा इस लड़ाई में, ये वजह है। 1-2 जनरल तो ऐसे हैं जो चीजों को सिस्टमेटिकली कहते थे, वरना हमारा ये पूरा डायस्पोरा ताली बजाने के लिए बैठा था। फिर उसकी समस्या हुई कि उसको 6 महीने से ये भी अच्छा नहीं लग रहा कि ट्रंप जो मोदी साहब के बारे में कर रहे हैं। तो ये बात बताइए, ये वो वजह थी कि चूंकि ट्रंप साहब को भी वो नापसंद करने लगा, हिम्मत नहीं उसकी हो रही थी, क्योंकि उसके लीडर की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो वो कंफ्यूजन में था। लेकिन चाहता वो था कि ट्रंप जीते, इजराइल जीते। देखा नहीं आपने, एक वो है, पता नहीं अपने को मेजर कर्नल कुछ कहता है, 5-6 साल उसकी नौकरी थी, लेकिन टेलीविजन चैनलों में बड़ा हीरो है हमारी। हाँ, हमारी तमाम विदेश नीति पर ऊटपटांग बातें करता रहता है, जिसको सरकार भी इंडोर्स नहीं करती, लेकिन सरकार उसको यूज करती है। तो एक्चुअली गौरव आर्या जो सोचता समझता बोलता है ना, सोचते ये सब वैसा ही थे। वो तो उनकी मजबूरी हो गई कि वो नतीजा उल्टा होने लगा, तो उन्होंने पाला बदलना शुरू किया। और वो जो लोग 1 हफ्ते से पहले ऑबिचुरी लिख चुके थे ईरान की, और उनके अपने पुराने कार्यक्रम को देख नहीं पाएंगे, अब खुद देखें अगर तो उन्होंने पहले बदलना शुरू किया। ये बदलते भी बड़ी तेज है, हर सीजन में होता है। और फिर धीरे धीरे ये पूरा वो जो है अब ट्रंप के विरोध नहीं, में आ लेकिन गया। तो उनके देवता को बुरा कहा तो फिर उन्हें भी बुरा कहना पड़ेगा, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो वाली बात हो गई। क्योंकि ट्रंप के दुश्मन ईरान और हमारे दुश्मन ट्रंप, तो फिर दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया। लेकिन अभी भी इजराइल को बुरा नहीं कह कोई। हाँ, ये बात भी मानने वाली ये भी ध्यान से देखिए। राइट, हाँ, अभी इजराइल को नहीं कह रहे, ट्रंप से थोड़ा सा, क्योंकि इजराइल कोई मोदी जी को कुछ अभी कह नहीं रहा है, वो अपना उसके इश्यूज हैं। तो शीतल जी, अब मुझे बताइए, क्या आप हैरान नहीं हो? क्योंकि मैं तो अपने बारे में कहूँगी ईमानदारी से कि छोटा देश नहीं है ईरान, एक मंझला सा देश है, एक मिड साइज कंट्री है, और ईरान के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनकी मीडिया भी बहुत ज़्यादा आज़ाद नहीं है, दूसरे अंग्रेज़ी मीडिया नहीं है, हमें पढ़ने को नहीं मिलता, फ़ारसी में लिखते हैं वहाँ पर लोग। मैं तो बहुत हैरान थी, मुझे लगता था 2-4-6 दिन ना सही तो हफ्ते 2 हफ्ते में बात निपट जाएगी। 2 महीने तक दुनिया की सुपर पावर के सामने ये मुल्क खड़ा हुआ है, और साथ साथ आप देखिए सब पे निशाना साध रहा है, पूरे गल्फ कंट्रीज़ में से एक पे निशाना साध रहा है। इजराइल को भी साध रहा है, गल्फ में सबको साध रहा है, अमेरिका पे निशाना साध रहा है, एक मुल्क। आप हैरान नहीं? हैरान नहीं, इसने तो निश्चित तौर पर, जो हम लोग तो बहुत छोटे स्तर पर इस काम को कर रहे हैं ना, कि इस दौर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें बुरा लग रहा है उसको बुरा कह रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है उसको अच्छा कहते हैं, ज़्यादातर बुरा हो रहा है तो ज़्यादातर बुरा कह रहे हैं। इतने पर ही हम दंडित हैं एक लेवल पे। जो जहाँ जिस तरह का दंड इस दौर में दिया जा सकता है, उस तरह के हिस्से हमारे उसमें आ रहे हैं। तो ऐसे में आप जब देखते हैं कि एक देश जिसकी इकोनॉमी जो है शायद सैकड़ों गुना कम होगी अमेरिका से, इवन इजराइल से, और जिसके बारे में हमने, चूंकि पश्चिमी, हमारी तो जानकारी के स्रोत तो वाया पश्चिम ही हैं सारे के सारे, तो वो कोई बहुत बातें ऐसी नहीं देते थे। वहाँ से हम वही जानते थे जो महिलाओं के आंदोलन थे, सिर पे स्कार्फ वगैरह को लेके होते थे, किसी को फांसी दी, वो सब चीज़ें हमारे पास भी नकारात्मक चीज़ों का भंडार था। और उसमें से हम कुछ किरणें ये होती थी कि भाई चलो कुछ खुददार तो है, अपने इंडिपेंडेंट उसकी राय है, ये ज़रूरी है। एक बार 12 दिन का जून में वार हुआ,
उससे पहले भी युद्ध की बातें ईरान पर लगातार हो रही थी, ये होगा, वो होगा, ये करेगा, वो करेगा। तो उस समय हमारे यहाँ एक ग्रुप है जिसमें एक पुराने रिटायर्ड आर्मी के सज्जन हैं, वो एक आर्मी की मैगजीन निकालते हैं और उसमें गजाला वहाब काम करती हैं। फोर्स मैगजीन। तो वो फोर्स मैगजीन के जो वो सज्जन है, पुरुष जो है, प्रवीण साहनी, उनका ट्विटर अकाउंट और दूसरे अकाउंट्स हम लोग देखते थे तो ये होता था धारा से विपरीत कुछ लिखते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, वो लिखने की वो लिखते लॉजिकल लिखने की कोशिश करते थे, तो ये हम लोग विपरीत राय ढूंढते रहते हैं, सच ढूंढने के तलाश में। तो उनकी ओर भी जाते थे हम, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं थे। फिर हमारे कार्यक्रमों में सत्य हिंदी में गजाला वहाब आती थी। तो उस युद्ध से पहले, 12 दिन की युद्ध से पहले एक कार्यक्रम में हम उतनी ही जानकारियों के साथ प्रस्तुत थे जितना मैंने आपको बताया, जो हमें पश्चिमी ढांचे से मिली, और कुछ जो हमने अपने हिसाब से ईरान के बारे में समझी। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो हमें नहीं पता थी। इसने हमारी उत्कंठा उस पक्ष में बढ़ाई कि हम ईरान को जानने की कोशिश करें एग्जैक्टली, और पर्टिकुलरली ये सैनिक जो ताकत वगैरह में है, उनकी जो तैयारियां हैं, उनका जो समाज है, वो सब डाटा आने लगे कि उनके यहाँ पढ़े लिखे लोग कितने हैं और उनके यहाँ महिलाओं की भागीदारी कितनी है समाज की वर्किंग पॉपुलेशन में, और अन्य इतने दिन से वो बेचारा ये कठिनाई झेल रहा है सैंक्शन की, और सर्वाइव भी कैसे कर रहा है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित उन्होंने करना शुरू किया, और बाद में फैक्ट्स आने लगे तो पता लगा कि हम लोगों ने गजाला वहाब वगैरह को ज़्यादा सुनना शुरू किया। और फिर उनके प्रवीण साहनी को भी, वो हमारे यहाँ इंटरव्यू वगैरह देने आए, तो हम सब लोगों ने उसको बड़े ध्यान से सुना। तो उन्होंने अपने तथ्यों से हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता पाई, और बाद में हमने देखा कि अब उसकी ओर एक चाल चल पड़ी है। और एविडेंस, यानी पहले उन्होंने बात कही और उसके बाद हमें एविडेंस मिल रहा है। मुझे लगता था जब मैं उनसे पिछली वॉर के टाइम पे भी मैं उनसे बात करती थी, प्रवीण साहनी से, और इस दौर में बात की कि कोई दीवाना है ये, इसका क्या, इनका एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है। उनसे बड़े मुश्किल सवाल भी मैं पूछती थी कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैं हैरान हुई ये कहते हुए कि मैं बिल्कुल गलत थी और पश्चिमी दुनिया, वेस्टर्न मीडिया से पूरी तरह प्रभावित थी। उनके सोर्सेज पूरे ऑथेंटिक थे। बिल्कुल मेरी बात जो है एग्जैक्टली वही बात आप भी कह रही हैं। ये तो देखिए, हम लोग पढ़ते तो हैं इसको, लेकिन हम चाहे या न चाहे, हमको शिकार तो इन्फॉर्मेशन के सोर्स करते हैं। वो जहां से होते हैं, हमें कई बार लगता है हमारी राय हो, हमारी तो कहाँ होती है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये खबरें हमारी परवरिश कर रही हैं कि ईरान को हम कैसे देखेंगे। जैसे ईरान को हम देखेंगे कि भाई वहाँ मुल्ला राज है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, माइनॉरिटीज को सप्रेस किया जाता है, और वहाँ लोकतंत्र नहीं है। इन 5 चीजों पर इतना ही नहीं, फिलिस्तीन में बच्चों के मारे जाने पे हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। हम बच्चों को हमने मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में बांट के सोचना या वो सब शुरू कर दिया है। तो हमारी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो ह्यूमन है ही नहीं। वो या तो नफरत से भरी हुई हैं या झूठी सूचनाओं से भरी हुई हैं। अब मैं आ जाती हूँ जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें पाकिस्तान क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है, और इस बदलती हुई दुनिया में, और इतनी तेज़ी से बदलती दुनिया में जो दशकों में, सालों में नहीं, हफ्तों में बदल रही है शीतल जी, और ये सबको सरप्राइज़ कर रही है। और फिर से मैं सलाम करना चाहती हूँ प्रवीण साहनी जी को। जब वो ये बातें कह रहे थे, मुझे लगता था कि ये दीवाना कोई बरगला रहा है, क्या बोल रहा है, और उसी दीवाने की बात एक एक सच हो रही है। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि क्या आप ये बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर देख रहे हैं, जहाँ एक ऐसा देश जो 50 साल से सैंक्शंस के तले दबा हुआ है, जिसका ग्लोबल इकोनॉमी से पूरा डिस्कनेक्ट है, एक ऐसा देश दुनिया की सबसे बड़ी पावर को न सिर्फ के चैलेंज करता है, बल्कि मुझे कहते में बिल्कुल झिझक नहीं हो रही है कि उसको हरा दिया है, डिफीट कर दिया है। आप बदलते हुए देख रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर? नहीं, एक्चुअली ऑर्डर बदल रहा था, हमने उसको स्वीकार करना ईरान की वजह से शुरू किया है। अच्छा, ये श्रेय उसको है। एक ज़माने में ये जो G7 के देश हैं, ये ज़माना बहुत पुराना नहीं है, 15 साल पहले की बात है। G7 के देश दुनिया में 42% व्यापार पर नियंत्रण इनका था। आज 40% पे ब्रिक्स का नियंत्रण है, और G7 28 पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ईरान हमें इन आंकड़ों की तरफ, इन सूचनाओं की तरफ ले जा रहा है जो हमने इसके पहले उस तरह से नहीं देखी। तो मुझे बताइए, तो फिर इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका सुपर पावर बना रहेगा? नहीं, सुपर पावर अब कहां है अमेरिका? मैं आपको आंकड़ा बता तो रहा हूं, अमेरिका नहीं, G7 ग्रुप सुपर पावर नहीं है। 28% पे आ चुका है, और ब्रिक्स, उतने ही देश तो ब्रिक्स में है। ब्रिक्स जो है 42% पे पहुंच गया है। अच्छा, ये तब है जब भारत ने ब्राजील की बैठक में इस बात से इनकार कर दिया था
डॉलर के पक्ष में। भारत एक अकेला देश है ब्रिक्स में, जिसकी वजह से बहुत सारे ग्लोबल फैसले रुके हुए हैं। क्योंकि भारत का वर्तमान नेतृत्व रहना अमेरिका की गोद में चाहता है, मजबूरियों से ब्रिक्स में ले जाती है। लेकिन हम तो वो अध्यक्ष दिल हैं। से ब्रिक्स में नहीं है। अब तो अध्यक्ष नहीं, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन हमारा दिल ट्रंप साहब के चरणों में सुकून पाता है। वो तो रख नहीं रहे हमारे सिर पे, नहीं तो हम तो चाट लें उनका तलवा। सच्चाई ये है, बहुत शर्मनाक है, लेकिन ये सच्चाई है। दुख हो रहा है आप जो कह रहे हैं। शर्मिंदगी होती है, क्योंकि ये फैक्ट्स हम लोग हमारे समाज के बहुत बड़े हिस्से मोदी तक। जी की बात नहीं है, ये 1.5 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात है। हाँ, 1.5 अरब 150 करोड़, 1.5 अरब हिंदुस्तानियों की 150 बात करोड़ हिंदुस्तानियों की बात है, जिसमें से अधिकांश को ये सच पता नहीं है। क्योंकि हमारी डिग्निटी मिली हुई है इसमें, सिर्फ एक नेता की बात नहीं है। जब हमने इस पूरे दौरान ये भी तो हुआ ना, जो राइट विंग के सारे लोग जो वो हैं कि आप इतना बड़ा कांड किया उन्होंने एक देश पर, एक सार्वभौम देश पर। पहले उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया, वो गलत था। वो कहने वाले स्वर सारी दुनिया में हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे देश बहुत कमज़ोर हैं। हमारे यहाँ का 27-28 देश तो ऐसे हैं जिनमें सरकार नाम की चीज़ पूरी तरह से सरकार भी नहीं है। लेकिन इसके बाद 130-35 देश दुनिया में हैं, 40 देश हैं जिनमें थोड़ा बहुत ढांचा है, सरकारें हैं, कायदा कानून है, और वो एक चाल पे चलते हैं। उनमें से अधिकांश आश्रित हैं, और उनको इसीलिए अमेरिका वगैरह अपने पसंद में बुला लेते हैं और कहलवा लेते हैं यूएन में। लेकिन फिर भी 50 देश ऐसे हैं जो अपनी बात अपने मन की राय से कह सकते हैं दुनिया में, और स्क्वीज कर ले तो 30 देश तो कम से कम ऐसे हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश है जी। तो ये उम्मीद की जाती है कि हम कम से कम 30 में तो होंगे। इस दौरान हमने अपने को उन 30 की जगह 120 के नीचे डाल दिया है। तो आप बिल्कुल मानने से इनकार कर रहे हैं कि हम विश्वगुरु नहीं हैं? अरे हम क्या करेंगे, मुरली मनोहर जोशी जी के मान रहे हैं, मेरी क्या औकात है। मार्गदर्शक मंडल ने कहा है ये। तो फिर हमें जेल नहीं भेजा जाएगा ये कहने के लिए कि भारत विश्वगुरु नहीं है? जेल तो आपको किसी भी बात पे भेजा जा सकता है, उससे बचने की कोशिश न करिए। वो संभव नहीं, ना आपके लिए, ना हमारे लिए, ना हमारे जैसों। आपने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी ऐसा लगता है कि बिल्कुल इस फिराक में है कि किसी तरह से तलवे चाटना। हालांकि ये अच्छा नहीं लग रहा है इस भाषा का इस्तेमाल होना, लेकिन हटा दीजिएगा आप एडिट। लेकिन जो ये मेरे मन से निकल गया, इसको हटा दीजिए। मैं कह रही हूँ कि आसमान अगर काला है तो उसे काला कहना पड़ेगा, अगर काले बादल इसमें। मतलब हम ये तो कह ही सकते हैं कम से कम कि भारत ये पूरी कोशिश कर रहा है अपने अतीत के रिश्तों को भी दांव पे लगा के, अपनी अर्थव्यवस्था को भी एक हद तक रिस्क में डाल के, अपनी आबादी को भी रिस्क में डाल के, कि उसके रिश्ते अमेरिका से बहुत अच्छे हो जाएं। अब ये बताइए, पाकिस्तान मैंने कहा कि विश्व शांति का केंद्र बन गया है। गौतम बुद्ध हमारी धरती से पैदा हुए, महात्मा गांधी पे हमें नाज है, हमारे राष्ट्रपिता। लेकिन पाकिस्तान, जिसको हम कहते हैं कि आतंकवाद का प्रायोजक है, टेररिस्ट स्टेट है, वो विश्व शांति का केंद्र बन गया है। और बात हो रही है कि इससे अहम कोई मुल्क नहीं है। एक ऐसा देश जिससे अमेरिका बात करता है, एक ऐसा देश जिस पे वेस्ट एशिया पूरा विश्वास करता है, एक ऐसा देश जो कि चीन भी उसके नज़दीक है, और एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी वर्ल्ड बैंक और IMF पर आधारित है, लेकिन वो इतना मजबूत बन रहा है। जो वहाँ शांति प्रक्रिया हो रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मौके मिलने की बात होती है। पाकिस्तान को ये मौका मिला, उसने अपने को साबित कर लिया। मौका हमारे पास भी था, लेकिन हमने वो साबित नहीं किया। जब ब्रिक्स में हम गए, ये दुनिया, बदलती दुनिया को देखने समझने का मौका था। ब्रिक्स के जरिए आज हम ब्रिक्स में होते, भारत उस तरह से होता जैसे ब्रिक्स में होना चाहिए। और आज अगर ब्राजील के समय हमने वो जो पैरेलल करेंसी की बात हो रही थी डॉलर के अगेंस्ट, वो फैसला होने दिया होता, अगर एक पलड़े पर आज भी रूस, चीन और भारत खड़े हो जाएं, इस तरह के मामलों में, आर्थिक मामलों में एक विचार कर लें, सामरिक मामलों में एक विचार कर लें, कल ये लोग ईरान की जंग को रोक सकते हैं। ये तीन अगर एक लाइन में हो, आज 2/3 दुनिया उस लाइन पे आ जाएगी। सिर्फ इस फैक्ट को भारत ने रोक रखा है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये चीज सिर्फ और सिर्फ भारत ने रोक रखी है, और मैंने नहीं। ये ब्राजीलियन कई प्रोफेसर्स और एक जमाने में उनके सीनियर लीडर कह चुके हैं कि ब्रिक्स में, वो तो ये कह चुके हैं कि ब्रिक्स में भारत जो है US का स्पाई है। यस, हमारी ये इमेज है। आप सोचिए जरा,
कि चीन, भारत और रूस इसको ये फैसला मतलब, और इनके साथ जो सारे हैं वो तो छोड़ ही दीजिए, सामरिक तौर पर सोचिए। और इससे क्या, पाकिस्तान तो ऑलरेडी चीन का सारा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। चीन से बड़ा आज ईरान में चीन से बड़ा लीवरेज कोई है? पाकिस्तान को ईरान को राजी करने में चीन के पास जाना पड़ा। उसने कहा गारंटीज हमें चीन से चाहिए, तो पाकिस्तानी चीन गए। बातचीत कहीं भी हो सकती है, इस्लामाबाद अरे में हो, बात कहीं तो पर ठीक भी है, हो। पाकिस्तान उस चीज को यूज कर रहा है, करना चाहिए, उसको मौका मिला है। आपको मालूम है कराची में पिछले 1 महीने में इतना बिजनेस हुआ है, पोर्ट का बिजनेस, जो उनका पूरे साल का होता है। पूरे साल में कराची में जितनी माल ढुलाई होती है, जितना माल उतरता है, भाई भारत से रिश्ता बचा नहीं है। गल्फ में सब जगह गोली चल रही है। ये जो चोरी वोरी का तेल वेल जाना कहीं हो सकता है, तो ग्वादर और कराची और एक और तीसरा, उनके पास 3 पोर्ट हैं उधर, तीनों बिजी हैं इस समय। तो पोर्ट पे बिजनेस हो रहा है, दूसरे अमेरिका से पैसा मिल रहा है, सऊदी अरब से मिल रहा है, कतर देना चाह रहा है, हथियार बेच रहा है। दुबई के अलावा, हाँ। दुबई चूंकि इजराइल वाले नेक्सस में आ गया था और इसीलिए हमारे साथ वो था, और जो पीटा जा रहा है इसकी वजह से और नुकसान में जाएगा, तो वैसे ही जैसे उसने ब्लाइंड खेला है वैसे ही ब्लाइंड हमने खेला। और मिलिट्री सर्विसेज बेच रहा है पूरी दुनिया को, वेस्ट एशिया को, क्योंकि अब अमेरिका के जो वहाँ पर यानी बेसिस थे पूरे वेस्ट एशिया में, जिससे वेस्ट एशिया फील करता था, कतर, सऊदी अरब, यूएई कि हम सेफ हैं, अब ये तो हटाए जाएंगे यहाँ से। ये मिलिट्री बेसिस पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, तो फिर अब पाकिस्तान अपनी मिलिट्री सर्विसेज जैसे कोई प्रोडक्ट बेचता है, ऐसे अपने फौजी जहाज और चीज़ों को बेच रहा है। वो सऊदी अरब को ऑलमोस्ट फौज ही बेच रहा है, किराया दे रहा है, किराए पे फौज दे रहा है। इन सबको किराए पे फौज की जरूरत होगी, वो पाकिस्तान के पास है। तो हमारी कीमत पे हो रहा है ये? नहीं, हमारी कीमत नहीं, हमारी कोई कीमत कहाँ है, हमारी किस चीज़ की कीमत है? ये तो सब लोगों ने इस युद्ध में देख लिया ना कि हमारे पास कोई लेवरेज नहीं। इस दुनिया को किसी भी चीज़ पर हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते कि लोग हमारी तरफ आए। हम डिस्टर्ब हो गए हैं बुरी तरह से। वो हमारे रोज वीडियो भरे हुए हैं, देख लीजिए, हर जगह से मजदूर, मंडी से मजदूर निकल रहा है गाली देते हुए, सिर पीटते हुए, भूखे पेट, जिसकी कोई खबर हमारे खबर नवीसों को नहीं है, न करना चाहता है। एक और हमारा देश बंगाल में गुजरात से वोटर भेजने के लिए ट्रेन अरेंज कर रहा है, और दूसरी ओर मजदूर वहां उनके यहाँ खट के जो उनकी इकोनॉमी को बूम करता है, वो बेचारा खाने बिना, गैस के बिना लौटना चाह रहा है घर, तो उसके लिए 1-2 ट्रेन में हजारों लोग हैं, वहां लाठी चार्ज हो रहा है और डिब्बों में वो काकरोच की तरह भरे जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा गुनाह था, क्या वो ये था कि 2 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी जब इजराइल गए और इजराइल जाके उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए 150 करोड़ लोगों का आशीर्वाद लाया हूँ, उनका सलाम लाया हूँ, आप तो फादरलैंड हैं, मैं मदरलैंड हूँ, और सबसे करीबी मैं दोस्त हूँ आपका इजराइल का। वहाँ पे फिर उनको बहुत बेहतरीन शानदार एक मेडल पहनाया गया, वो तमाम चीज़ें हुई, और कुछ घंटों बाद जंग शुरू हो गई। देखिए, दुनिया में कभी भी कोई नकारात्मकता से आगे नहीं बढ़ता, नफरत से भी नहीं बढ़ता, झूठ से भी नहीं बढ़ता। ये सब औजार हैं, लेकिन ये अगर आपकी बेसिक पॉलिसी इस पे आ जाए तो फिर संभव नहीं है। 2014 मई में हमारे साथ वही हुआ। हमें एक झूठ के बहुत बड़े प्रचार ने इस देश के जनमानस को मूर्ख बनाया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, पुराने दिन बुरे थे, पुराने लोग बुरे थे, पुरानी लीडरशिप बुरी थी, पुरानी हर चीज़ बुरी थी, अच्छे हम हैं, हम अच्छे दिन लाएंगे। और ऐसा कह के लोग आ गए। फिर उन्होंने जो दुनिया के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, समाज व्यवस्था के बारे में, राजनीति के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो उनके विचार थे, उन्होंने लागू करना शुरू किया, और फिर वो बुरी तरह से फेल होना शुरू हुआ। आज नोटबंदी पर उनकी आलोचना उन्हीं के गैंग के एक सबसे बड़े अंग्रेजी आइडियोलॉग रंगनाथन कर रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि वो 100 साल से कहते आ रहे थे, या जब से भी कहते आ रहे हैं, कि 370 हटाते कश्मीर समस्या सॉल्व हो जाएगी। 12 साल उनको हो गए। कश्मीर में चुनाव हुए, गवर्नमेंट को आपने म्यूनिसिपैलिटी बना दिया, उसके पास न पुलिस है, न कोई राइट है, सारे राइट वहाँ एलजी में है। जैसे आपने दिल्ली में केजरीवाल से सब राइट छीन लिए थे, सब एलजी को दे दिए थे। तो आपने सरकार नाम पे सिर्फ एक बिल्ला है, जिस सरकार के पास कोई हुकूमत का राइट ही नहीं, और आप वो दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल ही नहीं हुई हैं। फौज ज्यादा लगानी पड़ी,
आपकी अर्धसैनिक बल ज़्यादा लगाने पड़े, सैकड़ों लोगों को आपने जेल में डाल रखा है, बार बार आपका इंटरनेट वहाँ आपको बंद करना पड़ता है। बड़ी बड़ी घटनाएं पुलवामा, पहलगाम वगैरह हुई हैं जो इससे पहले इतनी बड़े लेवल पर नहीं हुई थी। ऐसे ही अन्य आपकी जो आर्थिक नीतियां थी, उन सब ने इस देश के विकास को, सिर्फ आप आंकड़ों में बाजीगरी कर रहे हैं जिसको अब दुनिया ने पकड़ लिया है। IMF ने पकड़ लिया कि आप आंकड़ों में हेराफेरी करते हैं। अगर उन आंकड़ों को, उस जो हेराफेरी समझ रही है दुनिया, उसको माइनस कर दिया जाए तो हमारे अर्थशास्त्री बताते हैं कि हम वही 3-4% से ऊपर हमारी वृद्धि दर नहीं है। और वैसे भी अब हमारा जो इकोनॉमी में जगह थी वो भी तो 2 स्थान हम नीचे खिसक के आ गए हैं। हम 6वें पे है इस समय 6वें पे आ गए IMF के अनुसार। तो वो ये कह रहा है कि ये वो अनुमान है, वो भी इस साल का, हो सकता है हम 7वें पे ना पहुंच जाए। तो ये एस्टेब्लिशमेंट में क्या प्रो अमेरिका लोग बैठे हुए हैं जो मोदी जी को ये समझा रहे हैं कि वही अल्टीमेट गॉड? मोदी जी प्रो अमेरिका है, RSS प्रो अमेरिका है, दक्षिण पंथ प्रो अमेरिका है, कोई नहीं बैठा हुआ है। मैंने आपको बताया इनमें से तो कोई है ही नहीं जो कुछ वहां कह सकता है। उन सबको प्रो अमेरिका होना पड़ा है। भले ही ट्रंप का भी लेटेस्ट आ गया है कि उन्होंने भारत को नरक कहा है, उन्होंने नहीं, उनके एक विद्वान ने कहा है, ट्रंप ने उसको रिट्वीट किया। नहीं, और उनके विद्वान यहाँ आके कह गए कि जैसे चीन बड़ी हम उस तरह से इंडिया को विकसित नहीं होने देंगे, नहीं करने देंगे। और इस पूरे देश में लोगों को शर्म नहीं है, चैनल चलाते हैं, ये पत्रकार हैं। इन शर्मनाक लोगों ने उस पर कोई बहस नहीं चलाई शाम की, इसकी उसकी, कि सरकार को खड़ा करते कि जवाब दो, ये क्या कह के गया हमारे मुंह पे, और अगर ऐसा है तो हमें अमेरिका के साथ रिश्ता रखना चाहिए। कोई हम सार्वभौम लोग हैं कि नहीं, हम आजाद हुए थे कि नहीं। तो सच्चाई ये है कि जो आज़ादी इनके द्वारा नहीं, इस देश के बहुत ही बड़े लोगों के द्वारा अपनी जान दे के, तमाम तरह की कुर्बानियां दे के, अपने घर गिरवा के, अपनी नौकरियां खो के, अपना धन खो के, कठिनाइयों में डाल के, जेलों में रह के, लगातार आंदोलन चला के हमारे लोगों ने हासिल की थी। सच्चाई ये है कि हमने उसे एक हद तक सरेंडर कर रखा है। शीतल जी, अब आखिर में 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। एक सवाल तो ये है कि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ जो सवाल रह गया पूछने से, वो ये था कि आप कह रहे हैं हमारी कीमत पे नहीं हो रहा है पाकिस्तान के लिए। ये भी कल मैं एक इंटरव्यू देख रही थी कि भाई पाकिस्तान तो जो कह रहा है अमेरिका वो कर रहा है, या जो चीन कह रहा है वो कर रहा है, एक तरह का डिलीवरी कर रहा है। एक चीज़ ज़रा से कह दो इसमें, दुर्भाग्य से पाकिस्तान में भी और भारत में भी, दोनों जगह चूँकि हम एक ही लोग थे, घर का बंटवारा है, 47 से पहले हम एक देश थे, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ देश था, हमारा बनाया हुआ नहीं था, लेकिन था, एक ही देश था। जैसे सहोदरों में झगड़े होते हैं ना जायदाद के, और एक दूसरे के लिए कत्ल करते घूमते हैं, हमारा मामला ये है। और दुर्भाग्य से उनके यहाँ भी और हमारे यहाँ भी हम लोग एक दूसरे के सेंट्रिक हैं, चूंकि हैं तो हम एक ही मिट्टी के, एक ही तरह के, एक ही उसके, वो अरबी बनना चाहते हैं जो वो है नहीं। उनके यहाँ बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं जो करनी चाहिए। हमारे यहाँ इस समय ये वक्त नहीं कि हम बात कर सकें। हम पाकिस्तान पे अगर कोई बात करेंगे तो हमें देशद्रोही पता नहीं क्या लाद दिया जाएगा। अभी हमारे यहाँ, उनके यहाँ जो वक्त गुजर चुका है, हमने उस वक्त पे कदम रख दिए। वो गुजर के बर्बाद होके कोशिश कर रहे हैं कि उस बर्बादी से वापस निकले, नहीं, और वहाँ बड़ा और अच्छा, हम बर्बाद होने के रास्ते पे चल रहे हैं। वहाँ तो बड़ा कल्चरल चेंज आ रहा है। लोग अपने कल्चरल में कहूँगी मीम्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं कि देखिए अब पाकिस्तानी पासपोर्ट की इतनी अहमियत हो गई। मतलब एक तरह से जो एक नुकसान उनके इमेज का पूरी दुनिया में था, कहीं ना कहीं वो इस लम्हे का इस्तेमाल करके उसे इम्प्रूव करना पता लग गया कि उनकी गलती क्या थी। बिल्कुल, हमारे साथ ये है कि हम उसको शूरवीरता समझ रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हम जो उनको अलग थलग करना चाहते थे, और भारत और पाकिस्तान का रिश्ता, ये ग्लोबल साउथ में भी जब आप ये कह रहे हैं कि पूरा पावर सेंटर शिफ्ट हो रहा है, ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच यही तनाव चलता रहा, यही अलग थलग करने की कोशिश भाई, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पावर हाउस जो आने वाले 10 सालों में नंबर 1 होने वाला है, उसका नाम है चीन। यहीं से हमारा और उनका पता लग जाता है। चीन से जो पाकिस्तान के रिश्ते हैं और चीन से जो भारत के रिश्ते हैं, जो दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा व्यापार धरती पर चीन से है, लेकिन चीन का सबसे मजबूत रिश्ता एशिया में पाकिस्तान से है। जब हमारे पास इसका जवाब नहीं है, हमारी राजनीति के पास, हमारे विदेश नीति के पास, हमारी अर्थनीति के पास, तो हमारे पास किसी चीज़ का जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि हम नफरत से भरे हुए हैं। और नफरत भरे दिमागों में उसमें होशियारी नहीं पैदा हो सकती। शीतल जी, बिल्कुल आखिरी सवाल कि नेता हमारे जो कर रहे हैं, मोदी जी और हमारे विदेश मंत्री जो कर रहे हैं, और पूरा जो ब्यूरोक्रेसी मिलके जो भी कुछ हमारा बना रहे हैं, इसकी कीमत क्या होगी अगले 5 साल या 10 साल में? एक कोई नक्शा बनाइए जो हमारे दर्शकों को ये पता चले कि हम इस लम्हे को देख नहीं पा रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं रीडिंग द रूम। हम
रूम रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में इसकी कीमत किसको भुगतनी पड़ेगी और क्या कीमत होगी? कीमत तो हिंदुस्तान के लोगों को ही हर चीज की भुगतनी पड़ेगी। कीमत तो और कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई दूसरे देश का नागरिक और अंतरिक्ष से कोई नहीं आने वाला इसकी कीमत चुकाने के लिए। वो तो हम ही आप चुकाएंगे, हमारे बच्चे चुकाएंगे। ऐसे बहुत सारे काम थे जो हमें इस वजह से मिल गए कि हमारा जो बोलने का तरीका है वो उनकी समझ में ज़्यादा जल्दी आता है गोरों की। तो गोरों के लिए सॉफ्टवेयर जो हमारा पूरी दुकान लगी, जिसने हमें 20-30 साल खींचा है। आज अपना इकोनॉमी देखिए, सर्विसेज अकेला है जिसमें हम आगे बढ़े। वो सर्विस क्या है? यही सर्विस है इसी एरिया में। चूंकि हमें एक भौगोलिक फायदा मिल गया, गुलाम थे, गुलामी का एक फायदा मिल गया, 5-6% अंग्रेजी एजुकेटेड लोग मिल गए। इन्होंने क्या किया है? अरे गुजरात में करीब 30 साल से बीजेपी है, एक यूनिवर्सिटी है इनकी बनाई हुई, जिसकी वजह से 200 लोग भी कहीं जाते हो, वहां एक ही यूनिवर्सिटी है, वहां नकली आईएएस हो जाता है, नकली दूतावास खोल लेते हैं, हर तरह की नकली खान पान की चीजें बनाने का, नकली दुनिया भर की ठगी करने का, आर्थिक घोटालों के सारे बड़े अपराधियों के 70-80% एक ही जगह से निकलते हैं। ये थी नाजरीन आज की अहम खबर। अगर आप मजीद बाखबर रहने चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।